नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम हिस्ट्री का क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जिसमें से हम लगातार वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं यूपी ट्रिपल एस पेट के क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर से हम शुरू करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो कह रहा उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में कहाँ एक अशोक का शिलालेख स्थित है जिसे उत्तराखंड वर्तमान समय में जाना जाता है? देवप्रयाग में, या कालसी में, केदारनाथ में, या ऋषिकेश में? तो उत्तरांचल में जो अशोक का एक शिलालेख मिला है वह कालसी में मिला था। कहाँ से? कालसी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं। तो कह रहा सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर खारगोन या खारवेल? तो सही आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप बनवाने वाला जो शासक है सम्राट अशोक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था वह जेम्स प्रिंसेस था। ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं। तो फिर 44 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया किस शिलालेख में किया गया? पहले में, दूसरे में, 12 या फिर 13वें शिलालेख में? तो सही आंसर जो होगा कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है जो, तो 13वां अभिलेख में किया गया, 13वां शिलालेख जो है अशोक का, उसमें किया गया कलिंग युद्ध की चर्चा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? ऑप्शन आपके सामने है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हेमू के? तो सही आंसर जो होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आता है और यहाँ इंडिका नामक एक पुस्तक लिखते हैं। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटस को कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटस को पराजित करते हैं, साथ ही साथ उसकी लड़की की शादी कर लेते हैं और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, राजदूत बनकर वहाँ रहते हैं और वहीं एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर इसमें कह रहा 47 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में रहता था? तो सही आंसर जो होगा अशोक जनता के हमेशा संपर्क में रहता था। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? 261 ईस्वी में जीता था, ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता अशोक। फिर उसके बाद क्या निर्णय लिया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी, या विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, या भारी रफ्तार देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। भारी रफ्तार देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, क्योंकि उसके जो कलिंग का युद्ध होता है उसका जो हृदय परिवर्तित हो जाता है, युद्ध के लिए फिर दोबारा नहीं खड़ा होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं किस भाषा में लिखे गए हैं या किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं सम्राट अशोक के अभिलेख ज़्यादातर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया था
किस ग्रंथ में? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, या फिर मुद्रा राक्षस में, या बौद्ध ग्रंथ में? तो सही आंसर जो होगा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही होगा? संस्कृति, कला व साहित्य, या सोने के सिक्के, या प्रांतीय विभाजन, या हिंदू कुश तक साम्राज्य था? तो इसका जो सही आंसर होगा प्राकृतिक संस्कृत और साहित्य में भी था विकास, और सोने का सिक्का भी चलवाया था, और हिंदू कुश तक उसका साम्राज्य भी था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है? कालसी में, रोमनदेई में, या कलिंग राज्य देश में, या फिर मास्की में? तो सही आंसर जो होगा मास्की में उसका नाम जो है अशोक मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक कौन सा एक वाक्य जो है अशोक के प्रशस्त जो प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत क्या है? इन पर बढ़िया पालिश है, या एक अखंड है, या स्तंभों का सैफ्ट सुंडकार है, या फिर ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं? तो सही आंसर जो होगा ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, यह गलत कहा गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा श्रीनगर की स्थापना, कह रहा श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना करने वाला जो शासक है सम्राट अशोक, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं मिलान करना है। इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना हमें। तो उत्तरापथ की राजधानी जो उस समय थी क्या थी? तक्षशिला था। उत्तरापथ की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की बात करें तो स्वर्णगिरी थी। क्या? स्वर्णगिरी। अवंती की बात करें तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और पूर्वी प्रदेश जिसे प्राची कहा जाता था तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है किस ग्रंथ में? तो अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध, कहता निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? निग्रोध से तो प्रभावित हुए थे दीक्षा लेने के लिए, लेकिन किससे दीक्षा लिए थे? नागार्जुन से, निग्रोध से, या उपगुप्त से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सम्राट अशोक है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे वह उपगुप्त से लिए थे। क्या होगा? उपगुप्त से। ऑप्शन सी सही होगा। और निग्रोध से प्रभावित हुए थे कि दीक्षा लेना है हमें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कौन कहा था? कौन? मेगास्थनीज, या स्टैबो, या प्लूटोकार्ट, या फिर एरियन ने कहा था? तो सही आंसर जो होगा पाटलिपुत्र को पोलोब्रोथा कहने वाला जो इतिहासकार था वह था मेगास्थनीज। ऑप्शन ए सही होगा, मेगास्थनीज। आगे बात करते हैं तो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में जो है एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को, या सड़क निर्माण अधिकारी को, या फिर कृषि विभाग को, या मापतौल अधिकारी को? तो सही आंसर जो होगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रानोमाई। बात करते हैं मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था मूढ़ जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 64 नंबर का कह रहा है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के दर्शन अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? श्रीलंका का कौन शासक था जो सम्राट अशोक के
आदर्शों को अनुरूप ढालने की कोशिश किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा तिस्त। तिस्त था उस समय शासक और वह सम्राट अशोक के आदर्शों के ढालने की कोशिश किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म अपनाने का जो उल्लेख मिलता है तो किस ग्रंथ से मिलता है? सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, परिशिष्टित पर्वन से, परिशिष्ट पर्वन से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है किस महीने में मौर्य जो है मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? मौर्यों का राजकोषीय वर्ष जो आरंभ होता था किस महीने में होता था? तो आषाढ़ में होता था, जिसे कहा जाता है जुलाई। आषाढ़ महीने में होता था शुरू। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? किन किन जातियों का उल्लेख जो है अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो उसमें जो है दोस्तों चोल का भी किया गया है, साथ ही साथ पाल्लो का नहीं किया गया, पांड्य किया गया है। पाल्लो वंश का नहीं किया, पांड्य किया गया है। और सती पुत्र किया गया है, सतीय पुत्र की, और साथ ही साथ किया गया है केरल पुत्र की। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? 4 लोगों की किया गया था, जिसमें चोल थे, पांड्य थे, सतीय पुत्र, केरल पुत्र शामिल थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन पहला सही है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। ठीक, शिलालेख। अशोक को जानना है तो शिलालेख को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो कह रहा है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित थी? दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रवर्तित थी? ऑप्शन आपके सामने है, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी, यूनानी। तो दक्षिण भारत की पूछा है तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो है ब्राह्मी लिपि थी। आगे बात करते हैं। तो कह रहा अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? जो सम्राट अशोक का अभिलेख है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, लेकिन किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान में, चीन में, बर्मा या फिर नेपाल में? तो सही आंसर जो होगा जो सम्राट अशोक का एक शिलालेख जो है अभिलेख है अफगानिस्तान में भी पाया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है अत्यंत पालिश किए गए एकाशय अशोक स्तंभ जिस पर पांडुरंजित जो है बालुकास्य के एकल टुकड़ों में तछिए किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? जो सम्राट अशोक का एक स्तंभ अभिलेख है अत्यंत पालिश किया गया हुआ, तो कहाँ से निकाला गया है? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार के किले से निकाला गया है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा था कि भारतीय जो है लिखने की कला को नहीं जानते हैं? कौटिल्य कहे थे, पालनी, प्लिनी या फिर प्लूटाकार्ट या फिर मेगास्थनीज ने कहे थे? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज कहे थे कि भारतीय जो है लिखने की कला में नहीं जानते थे। ऑप्शन सही होगा डी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? कौन एक विदेशी राजा था जो सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दर्शन को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा बिंदुसार था। ऑप्शन बी बिंदुसार। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं? जो कलिंग पर चढ़ाई के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो किस अभिलेख में चर्चा की गई है? तो 13वां अभिलेख जो है उसमें चर्चा की गई कलिंग युद्ध के बारे में। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का था। ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में घोषणा किया है कि सारी प्रजा जो है हमारी संतान है? तो जो सम्राट अशोक है
पृथक कलिंग जो है शिलालेख में उसने कहा है कि सारी प्रजा हमारी संतान है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 77 नंबर का कह रहा है, कौन सी घोषणा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के अत्यंत दुख को स्पष्ट करता है? कौन सा युद्ध जो था अशोक के प्रति जो है अत्यंत दुख स्पष्ट करता है? तो सही आंसर क्या होगा? कलिंग का जो युद्ध हुआ था वह अशोक के प्रति जो है अत्यंत दुख स्पष्ट करता है। उसी के बाद जो है वो जो है अशोक है युद्ध की नीति को त्याग देता है और बौद्ध की नीति को अपनाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 78 नंबर का। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपनी अंतःशाला में हूं, मैं जहां भी हूं मेरे महामात्य या मेरी जनता मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकती है। किस अभिलेख में सम्राट अशोक कहता है कि मेरी जनता मुझे कहीं भी मैं रहूं तो मुझे याद कर सकती है? तो किस शिलालेख में कहा गया? तो 6वें शिलालेख में कहा गया है सम्राट अशोक के द्वारा कि अगर मैं विश्राम करता हूँ या खाना खा रहा हूँ, मेरी जनता मुझे बुलाएगी तो मैं उसके सामने पेश होऊंगा। तो 6वें शिलालेख में कहा गया है। आगे बात करते हैं तो 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही पूछा है तो दोस्तों, तो सबसे पहले कौन सा था? युक्तक था, राजुक, प्रादेशिक था। ये तो आरोही क्रम में हो गया, लेकिन अवरोही में पूछा है तो उल्टा होता, पहले प्रादेशिक आएगा। ठीक, प्रादेशिक, राजुक, युक्तक सबसे लास्ट में रहेगा। युक्तक इसमें नहीं है, युक्तक पहले दिया है, इसमें भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन ये सही होगा, युक्तक लास्ट में दिया है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है विष्टि क्या है? विष्टि क्या है क्या? तो वैवाहिक अनुष्ठान है या फिर बेगारी या प्रांत या जिला कहा जाता था? तो सही आंसर जो होगा विष्टि को कहा जाता था प्रांत, बेगारी कहा जाता था। ऑप्शन बी होगा बेगारी। आगे बात करते हैं, कह रहा मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता से क्या तात्पर्य है मौर्य काल में? तो सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। जो राजकीय भूमि से जो टैक्स लिया जाता था उसे सीता कहा जाता था मौर्य काल में। आगे बात करते हैं तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो जो वहाँ के स्तंभ हैं यह मौर्य कला के सबसे अच्छा नमूना कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? किस अभिलेख में कहा गया है कि अकाल पड़ा था और सूखा था, सूखा का अकाल पड़ गया था और देवी का प्रकोप के समय राज्य का राहत कार्य के लिए जानने का विवरण मिलता है? कहाँ से अभिलेख से? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, महास्थान जो है बांग्लादेश में या फिर सोहगौरा उत्तर प्रदेश के अभिलेख से मिलता है कि वहाँ सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। आगे बात करते हैं कि कह रहा है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र को या फिर संघमित्रा को या ए बी दोनों से या फिर महारक्षित को भेजा था? तो सम्राट अशोक जो है कलिंग जो श्रीलंका में प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के भेजा था महेंद्र को और संघमित्रा को, जो इसके बेटा और बेटी थे। तो ऑप्शन क्या होगा? दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं तो 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान में जो अभिलेख है या शाहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों से किस लिपि में प्रयोग किया गया है? जो सम्राट अशोक का मानसेहरा अभिलेख है और शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो कि दोनों पाकिस्तान में है, किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी में है, संस्कृत में, तमिल में या फिर यूनानी में? तो सही आंसर जो होगा मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं वह खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, कह रहा है कहाँ से अशोक की द्विभाषाई या ग्रीक या अरमाइक, जो कि द्विभाषाई हैं, ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा
सर ए कुना जो कि कंधार से मिला है, इसमें दो भाषा का प्रयोग किया गया है, एक है ग्रीक और साथ ही साथ आरमाइक की। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य द्वारा रचित जो है अर्थशास्त्र में कितने अधिकारणों की विविधता है। कह रहा है कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है उसमें कितने अधिकारणों की विभाजन किया है, कितने भागों में बांटा गया। सीधी बात करें तो अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया, 11, 12, 14 या फिर 15 को। तो सही आंसर जो होगा अर्थशास्त्र को 15 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बात करते हैं, 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित जो है सप्तांग में शामिल थे, जो अर्थशास्त्र में लिखित सप्तांग में शामिल थे कौन कौन से थे। तो इसका सही आंसर जो होगा राजा था, क्षेत्र था, प्रशासन एवं कोष के बारे में पता चलता है अर्थशास्त्र में। आगे बात करते हैं तो 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक का समकालीन जो है तुरमय कहाँ का राजा था। अशोक का समकालीन जो तुरमय कहाँ का राजा था, तो तुरमय कहाँ का राजा था। तो इसका सही आंसर जो होगा मिस्र का जो राजा था तुरमय था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि किसके शासनकाल में डायमेकस या फिर डिमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो यह बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है अशोक का नामोल्लेख मिलता है। किसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है, गुर्जरा में या फिर अहरौरा अभिलेख में या फिर ब्रह्मगिरी में या फिर सारनाथ में। तो सही आंसर जो होगा सम्राट अशोक का नाम जो मिलता है अशोक गुर्जरा अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कह रहा है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। बौद्ध मूल ग्रंथ जो है किसमें सम्राट अशोक का विवरण शामिल है, तो इसका सही आंसर जो होगा महावंश में। महावंश जो है इसमें सम्राट अशोक के विवरण भी शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से किस, तो 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तार जो है रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित किया गया है। तो किस अभिलेख की बात कर रहा है जिसमें राजा अशोक उल्लिखित मिलता है, तो इसका सही आंसर जो होगा जो है कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली जो शिलालेख है उसमें अशोक का नाम है जो राजा अशोक उल्लेखित मिलता है। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ, और चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।